जैसे बच्चे को देखा जाता 6 7 में गए बाद उसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, और माँ बाप जितना हो सके पेरेंट्स कोशिश करते कि उन्हें पढ़े, लेकिन ऐसा बच्चा जो यानी उसका पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता, तो ऐसे बच्चे के लिए पेरेंट्स ने क्या फ़ैसला लेना चाहिए? मैंने एक बहुत प्रैक्टिकल सवाल किया कि एक बच्चे को पढ़ाने के वालिदैन अंत तक कोशिश करते हैं। अब बच्चा 5th 6th में आ गया, उसको पढ़ाने के वालिदैन कोशिश करे, लेकिन बच्चा पढ़ता नहीं है, उसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता, तो ऐसे पेरेंट्स क्या करें? तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये बात याद रखिए कि पेरेंट्स का ये काम है कि बच्चे का पढ़ाई में दिल क्यों नहीं लग रहा। अगर फॉर एग्जांपल वो 5th तक बहुत अच्छा पढ़ता था, 6th तक, 7th तक, 8th तक, 9th तक भी अच्छा पढ़ता था, और अचानक उसके स्टडीज़ डाउन हो गए, उसका स्टडीज़ का अंडरस्टैंडिंग डाउन हो गई, उसका एजुकेशनल लेवल डाउन हो गया, उसके परसेंटेज, मार्क्स, ग्रेडिंग्स डाउन हो गए, तो आप पहले तो उसका रीज़न निकालिए, ऐसा क्यों हुआ। एक्चुअली फेलियर होना चाहिए था तो बहुत बेसिक्स में होना चाहिए था, मतलब शुरुआती एज में उसने कुछ नहीं सीखना चाहिए था, पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन एक सर्टन एज पे आने के बाद, 5th 6th 7th 8th में आने के बाद वो क्यों डाउन जा रहा है, उसके लिए हमको उनकी काउंसलिंग करना चाहिए। हमारे पास बच्चों की काउंसलिंग का कोई सिस्टम मौजूद ही नहीं है। बच्चे की काउंसलिंग का सिस्टम क्या है हमारे पास? हाथ, बुक्का, गाली, टॉन्ट, बेल्ट, छड़ी, चप्पल, घर से हकाल देना, ये काउंसलिंग है हमारी पूरी। मतलब अलग टाइप के आप जो धमकी देंगे उसकी काउंसलिंग वैसी हो जाती। अब मैं बाहर जाऊंगा, चप्पल दूं तो उसकी काउंसलिंग होगी, नहीं जाना है। ये नहीं पूछ रहे हम कि बेटा क्यों बाहर जाना है, आपको क्या काम है, उसके आइडियाज़ तो सामने आने दो। देखिए, मैंने कहा ना, बच्चे अपने आप को बोलना, अपने आप का इजहार करने वाले चाहिए, लेकिन सवाल ये क्या पेरेंट्स उनके इजहार को सुनने के लिए रेडी है? आप रेडी ही नहीं है ना, तो अब क्या करना है हमको सबसे पहले ये देखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ, वो क्यों कर रहा है। क्या उसको लर्निंग प्रोसेस पसंद नहीं है, या उसको अब जो एजुकेशन में जो सब्जेक्ट आ रहे हैं वो पसंद नहीं है, या उसके टीचर से कुछ अनबन हो गई है, या उसने कोई नए शौक अडॉप्ट कर लिया जिसके नतीजे में अब उसको गेम्स खेलने में, स्पोर्ट्स खेलने में, फुला करने में, ये करने में, बाहर जाने में, नए दोस्त बनाने में, ये इसमें तो नहीं लगे इंडल्ज हो गया। तो ये सारी चीज़ों को आपको आइडेंटिफाई करके उसको जैसा करेंगे कि मतलब एक भेड़ है जो रास्ता भटक रही है, तो थोड़ा सा उसको आपको गाइड करना है, छड़ी मार के नहीं, उसको खींच के, थोड़ा सा कान पकड़ के, थोड़ा सा पैर पकड़ के, थोड़ा सा गोद में उठा के लाके ट्रैक पर रख देना, फिर भाग रहा, फिर उठाना। ये हमारा तरीका। हम क्या बोल रहे हैं, बेटा चल, कितना चलना है, फिर जुबाई करता तेरे को मैं आगे जाके। हम लोग वो एटीट्यूड चल रहे, उनकी काउंसलिंग नहीं हो रही। तो रीज़न फाइंड आउट करना, और ये हर किसी की बस की बात जनरली मैं समझता हूँ हमारे समाज में नहीं है। खासतौर से इंडियन कल्चर में, मैं मुस्लिम नहीं बोल रहा हूँ, इंडियन कल्चर में यहाँ मर्द का डोमिनेटिंग जो नेचर है, उस नेचर की वजह से उसने कभी भी अपने बच्चों को समझ नहीं पाता, और हर बच्चा जो मेल, मतलब बाप का जो बच्चा है, वो बाप से नाराज़ी बड़ा होता है वहाँ पर। जनरली बोल रहा हूँ मैं, स्पेशली नहीं बोल रहा हूँ। अब्बा को क्या समझता, अब्बा सुनने वाले कभी अपनी कान में से खून निकाल दिया, उन्हें अपने आज तक सुने नहीं, अपने बोल बोल के चिल्ला चिल्ला के उन्हें अब सुनेंगे, ऐसा एटीट्यूड है। तो ये डोमिनेटिंग नेचर है मेल का, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, बस इस कुछ ट्रेड्स है जो माने जाते हैं इंडिया में कि ये मर्द की अलामत है। मर्द को दर्द नहीं होता, ये कौन सी बात है? मर्द आंसू नहीं बहाता, ये कौन सी बात है? यह है ना, बस कॉमन है। मर्द है ना तुम, तो हम बच्चों को गोद में नहीं लेते। मर्द का बच्चा है, नीचे ही पलेगा और बड़ा होगा, मर्द फला, ये फालतू की इस्तेलाहत मर्दानगी के ला लिए इन्होंने। और जहाँ मर्दानगी दिखना, तुम्हारे तो पेशाब निकल रहा है तो हवा खारिज हो रही, भाग जा रही निकल के, मतलब वहाँ कोई मर्दानगी नहीं है जहाँ होना चाहिए। आप समझ रहे ना? तो ये हालत है हमारे पास। तो ये जो डोमिनेटिंग एक अजीब नेचर है, इसको निकालना। ऐसा हमारे मर्द है तो औरत की सुनता नहीं है, ऐसा। लेकिन सर्टन एज तक, उसका तो सारे ही सुन रहे, बहरहाल बोलने के लिए हो, बहरहाल तो है ना। बीवी के पीछे लगाओ, जो बोल रहे हो, घर किराए से भी दे तो बेगम बेगम दूँ क्या, ऐसा पूछता हो। बच्ची को रिश्ता है तो बेगम करना क्या, ऐसा हाल हो जाता फिर उसका। तो ये हमारा नेचर, इससे थोड़ा निकलो बाहर। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए भी, आप लोगों के साथ हंसे भी, आपको गम भी हुआ, आप परेशान भी हुए, आप खुश भी हुए, तो आप रोए भी, आप गमगीन भी, सारे आपको मिलेंगे। तो मर्द हर वो चीज़ करता जो ह्यूमन नेचर में हो सकती है, शायद सर्टन लिमिट में शरीर इजाज़त देती है, और उसके बाद नहीं करता है। खैखे मार के आप नहीं हंसते थे, हंसने की इजाज़त है, मुस्कुराने की इजाज़त है। आप धाड़े मार के नहीं रोकते थे, लेकिन आंसू बहाने की आपको इजाज़त है। तो देखिए ना, ये सारी चीज़ें तो अप टू सर्टन लेवल है ना। तो हमने बना दी मर्द रोता नहीं, मर्द फना नहीं करता, मर्द ज़्यादा बात नहीं करता। अरे तो मर्द बच्चे ने इतनी बातें करेंगे तो क्या होगा, लड़कियों में तुम में क्या फ़र्क रहेगा? ये कौन निकाला ऐसा? मर्द बच्चे बहुत बात करते हैं, आप समझ रहे हैं? तो बहरहाल ये हमने जो किया ना, तो आप पहले फाइंड आउट करना क्यों ऐसा हो रहा है। रिसर्च थोड़ी सी करेंगे तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्दी कंक्लूजन हो, और वेरियस एस्पेक्ट्स आपके जहन में हो। वेरियस एस्पेक्ट्स मतलब सबसे वर्स्ट से लेकर सबसे कॉमन भी हो। सबसे कॉमन क्या है? गलत दोस्त तो नहीं मिल गए। सबसे वर्स्ट क्या है? ड्रग अब्यूज तो नहीं कर रहा।
सबसे कॉमन क्या है कि इसके ज़्यादा पैसे तो कहीं से ला रहा नहीं जिसकी वजह से कुछ फला चीज़ में लगा है। वर्स्ट केस क्या है, कोई आदमी इसको गाइड तो नहीं कर रहा है गलत तरीके से, स्कूल छोड़ दो, तुम्हारे बाप की मत मानो, फला है, वो तो तुम्हारा दुश्मन है, स्कूल में डाल के तकलीफ दे रहा है, ऐसे भी लोग होते हैं। तो आपको थोड़ा सा वो करना है, उसकी काउंसलिंग करना है, और काउंसलिंग करने के बाद पता लगाना। इसके अलावा और भी एक चीज़ होती है, याद रखिए, जो लर्नर्स होते हैं, सीखने वाले जो होते हैं, उसके कई टाइप्स होते हैं सीखने के। इससे पहले मैंने एक लेक्चर के जवाब में किसी ने सवाल किया था, बहुत डिटेल में किया। लर्नर्स के टाइप होते हैं। हर आदमी बोर्ड पर टीचर पढ़ाएंगा और वो सीखेंगे, ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देख कर सीखते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुन कर सीखते हैं, कुछ लोग ऐसे जो एक्सपेरिमेंट करे बगैर उनको समझ में नहीं आता कुछ भी, कुछ लोग ऐसे जो लिख कर सीखते हैं। मैं कितना भी अच्छा दर्ज बना लूँ, कितना भी अच्छा, अगर मैं लिखूंगा नहीं तो मैं बोल नहीं सकता। हर पॉइंट मेरे दिमाग से निकला हुआ, हर पॉइंट मैंने बोला हूँ, लेकिन लिखूंगा नहीं तो मैं बोल नहीं सकता हूँ। और भी एक टाइम नहीं लिखता हूँ, पहले ऐसा लिखता हूँ एक बार, पॉइंट 1, पॉइंट 2 सब पॉइंट्स, फिर इसको मैं बोलने के बाद फिर कॉपी करूँगा एक दूसरी बुक में, फिर लिखूंगा, तो तब मुझे याद रहेंगे ये दर्स। तो लिख कर याद होता है, बोल कर याद होता है, सुन कर याद होता है। कुछ लर्नर्स ऐसे बोलते हैं, ठीक है, कुछ लोग होते हैं, मतलब हर सीखने वाले की अलग सलाहियत है। हमारा स्कूलिंग सिस्टम सिर्फ एक ही चीज़ देखता है, ऑडियो विजुअल, बोला जा रहा है और जो देख रहा है सीख रहा है। ऐसा नहीं होता हर बच्चे का। कुछ बच्चों को देखिए, आपको फिल्म के जरिए, डॉक्यूमेंट्री के जरिए कुछ सिखा दीजिए, इतना अच्छा याद रख पाते, इसी को इंतजार नहीं। अच्छा, जो लर्निंग है या एजुकेशन का जो प्रोसेस है वो कोई एक फील्ड में नहीं ना, हम लोग जो बोले साइंस मैथ्स ये है, लेकिन कुछ लोग टेक्निकल नॉलेज में अच्छे हो सकते हैं, कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे हो सकते हैं। ये भी तो एक पूरा फील्ड है ना। तो हम लोगों ने क्या किया, नहीं वो इंजीनियर डॉक्टर बनाते हैं, कामयाब है, उनके बच्चे पढ़े लिखे, उनका बच्चा खेलता रहता मैदान में। खेलना भी एक कला है, ये भी एक फन है, और लोग इसमें आजकल कितने आगे चल जा रहे हैं आप देखिए। कुछ नहीं पढ़े हुए डॉक्टरेट की 10-10 डिग्रियां देने को यूनिवर्सिटियां खड़ी उनके लिए, आइए हमारे से भी ले लीजिए, आइए हमसे भी ले लीजिए। उनके बाजू खड़े रहने और फोटो खिंचाने को लोग शर्फ और पता नहीं क्या क्या समझ रहे हैं। ये स्पोर्ट्स प्लेयर का मामला, समझ रहे ना बात को। तो लिहाजा वो भी एक एजुकेशन सिस्टम है। तो कई लर्निंग के टाइप्स होते हैं। तो आप देखिए, कहीं वो ऐसा तो लर्नर नहीं है जो अब ये एजुकेशन सिस्टम या जो सिस्टम में पढ़ाया जा रहा है उसको नहीं समझ रहा, तो आप वहाँ से उसको बोलिए कि तू उतना पढ़ के आ जा तो तेरे को समझ रहा, बाकी मैं तेरे को बैठ के समझाता हूँ। जब आप बैठ के समझाएंगे तो ताज्जुब होंगे। ऐसे होते हैं, याद रखिए। ऐसा कुछ लर्नर्स ऐसे होते हैं उनको पब्लिक में शाय फील होते हैं, लेकिन अकेले में करेंगे तो बहुत अच्छा लर्न करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं जस्ट 7th में था तो मैं मैथ में फेल हो गया, हिंदी और मैथ 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया। क्या वो कोई नई बात नहीं थी, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, मैं 2 में फेल हो गया। अब 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया, हमारे वालिद साहब छुट्टियों में आए थे, तो बोले अब मैं तुमको पढ़ाऊँगा मैथमेटिक्स और हिंदी। अब उन्होंने जब मैथ्स पढ़ाया तो फर्स्ट सेमिस्टर या वो जो टर्म होता था एग्ज़ाम का 3 मंथ्स में, वो आ गया, जो शायद 30 मार्क्स का होता था, और जो मिड होता था और फाइनल होता था वो 100 मार्क्स के होते थे। तो 30 मार्क्स में 10.5 मार्क्स शायद पासिंग होता था या 10 मार्क्स पासिंग होते थे, बहरहाल। तो मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम दिए, 30 मार्क्स का हमने पेपर दी। जब मैथ्स का रिजल्ट आया तो वो कैसा होता था, वो पहले रिजल्ट से पहले आपको सब पेपर मिलते थे, मालूम आपके क्वेश्चन जो आपने लिखा सबको बांटते हैं, सब लोग देखते हैं, बोलते सर टीचर ये नहीं था। हमारे स्कूल में होता था, तो हमको भी दे दिए वो। तो अब टीचर जो है वो ऐसा पहला पेज लेके खड़े हुए, अब उनको नाम भी नहीं आता रही है, कौन पढ़ता है यार, दिखता नहीं कभी, अब इसका पेज तो सबसे ऊपर रखा हुआ है, और मेरा उन्होंने नाम ली। मुझे मैथ्स में हाईएस्ट मार्क्स 27.5। तो परेशान हो गए, तो उन्होंने क्या किया, मुझे बुलाया और फिर बोले एक सम देता हूँ, इसको बोर्ड पे करके बताओ। तो मैंने उस सम को बोर्ड पे करके बताया, तो फिर वो ताज्जुब करने लगे कि तू मेरी क्लास में बैठते, तुम तो कभी दिखे नहीं, फला नहीं। ठीक है, अगले सेमेस्टर फेल हो गया था फिर मैं, वो एक अलग बात है, लेकिन उस सेमेस्टर में पास हुआ था। क्यों, आप समझ रहे ना, जो वालिद ने पकड़ के बिठा, चूंकि बाहर थे ना, तब एक टाइम के लिए सर्टन 1 मंथ पढ़ा दिया, पूरा साल लाइफ तो नहीं, लेकिन मैं एक ऐसा लर्नर था जिसको कंटिन्यूस मोटिवेशन की जरूरत थी। तुम कर सकते हैं, तुम ही कर सकते हैं, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, वो टाइप के थे। एक बच्चा होता उसको खाली एक बार बोलना पड़ता तुम करो, वो कर लेता, और एक बच्चा होता उसको डांटना पड़ता एक बार, तुम नहीं कर सकते, फिर वो बोलता आप बताता मैं तुमको क्या कर सकता, वो भी एटीट्यूड रहता उसका। आप समझ रहे ना, तो ऐसे बच्चे होते हैं। इन बच्चों को लोग क्या करते हैं मालूम, वो कुछ टीचर्स होते हैं इतने एलिजिबल और इतने बच्चों पे उनकी नज़र होती है, ये 10th में जाके इन बच्चों को खूब डिप्रेस कर देते, तुम तो कुछ नहीं करेंगे, तुम तो बदनाम करेंगे, और वो बच्चा कह जाता आप तेरे को बताऊंगा मैं, वो टीचर को बताने के लिए दे कॉम्पीट करता और बहुत अच्छे से पास होता। तो ऐसा होता है। तो कुछ लोगों में वो आप उनको धौंस देना पड़ता है, कुछ को बोलना पड़ता है तुम लायक नहीं इसके, जाओ तुम छोड़ दो ये, तो बोलता अब मैं करके बताऊँ। कुछ ऐसा होता करो थोड़ा सी जी, चलो चलो चलो, हाँ, उसको ऐसा धक्का देना पड़ता, शुरू हो जाता, फिर एक बार शुरू हो गया तो शुरू हो गया, ऐसा होता। तो हर बच्चे में सलाहियत है, इवन जो फन समझ रहे कि मैथ्स में कुछ नहीं आता, मैं वहाँ टॉपर आ गया था, ऐसा होता है, याद आप समझ रहे ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, याद रखिए, लोग उसको समझें, उसको सराहें, बच्चों की मेंटालिटी देखें, काउंसलिंग कीजिए, उसके बाद फाइंड आउट कीजिए क्या
रिजल्ट है और ऐसा लगता है कि उसकी लर्निंग हैबिट्स थोड़ी अलग है, तो क्या चीज़ों से ज़्यादा अच्छा लर्न कर सकता है उसको सिखाइए। और साथ लेकर बैठकर बातचीत करने से सब चीज़ों का हल होता है। डांटने डपटने से अगर वो बच्चा अच्छा नहीं पढ़ा मत कीजिए। अच्छा इसके बावजूद भी आपने सब कुछ कर लिया फिर भी वो पढ़ाई में होशियार नहीं था तो भी कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई में होशियार होगा तो ही दुनिया में आगे जाएगा, ऐसी कोई दलील नहीं। APJ अब्दुल कलाम खुद अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते कि मैं बैक बेंचर्स में हुआ करता था। कौन से मीडियम से पढ़े हुए हैं? तमिल मीडियम से पढ़े हुए, एक गांव और कस्बे से निकल के आते, कहाँ तक पहुँच गया आदमी, तो उससे कोई लेना देना नहीं। उसका बैक बेंचर से फेलियर है, ये है वो है, सब हो जाते, सब हो जाते। स्पोर्ट्समैन बनेगा इंशाल्लाह अच्छा। सबसे रद्दड़ और सबसे बेकार भी रहा तो पॉलिटिशियन तो इंशाल्लाह अच्छा ही बनेगा, बहुत ज़्यादा MLA MP बन जाएगा हमारा वो। देखिए ना आप क्लास के टॉपर्स कहाँ हैं? डॉक्टर्स बने हुए हैं, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे। उन डॉक्टर्स को संभाल रहा कौन? उस पूरे शहर को संभाल रहा कौन? उनके साथ जो सबसे पीछे बैठ के फेलियर रहा, उसका बाप आगे रोज़ घुसे देके जा रहा, टीचर के सामने जलील हो रहा, क्लास से बाहर खड़ा हुआ है, और अब उसकी मैडम भी उसको सलाम करती है, हमारा स्टूडेंट है, वो बन गया MLA MP कॉरपोरेटर, पूरे मोहल्ले को चला रहा है ना। उसमें उसका वो टैलेंट था, उसका टैलेंट अलग था एक्चुअली। उसका स्कूल उसके टैलेंट को ऑक्यूपाई नहीं कर पाया, वो बहुत आगे की चीज़ था। आप समझ रहे हैं मैं बोलना जो चाह रहा हूँ। लिहाजा ये कोई जोक नहीं है कि कोई आदमी लीडर बन जाए, ये कोई जोक नहीं है कि आदमी अच्छा स्पोर्ट्समैन बने, ये कोई जोक नहीं कि अच्छा टेक्नीशियन बने, ये कोई जोक नहीं कि बगैर डिग्री की बड़े बड़े काम कर ले। कई लोग ऐसे स्टार्टअप्स कैसे के चल रहे, देखिए आप आइडियाज़ देखिए कौन कौन दे दे रहा है आजकल दुनिया में। तो स्टार्टअप्स यही है ना, कुछ तो भी एक आदमी लाता कहीं का, तो भी एक दूर की कौड़ी उठाकर और रन बिलियनर हो जा रहा हूँ, समझ रहे। तो लिहाजा फिर भी वो नाकिस नहीं है, फिर भी वो नाकारा नहीं है, आकारा नहीं है, बेकार नहीं है, फालतू नहीं है। वो बच्चा है आपका, एक ह्यूमन बीइंग है। जैसा एक कीड़ा पैदा होता था एक पर्पस से पैदा होता, तो वो किसी पर्पस से आया है, कुछ ना कुछ करेगा। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड और आपकी अच्छी दुआएं उसको आगे बढ़ा देंगी, और आपका नेगेटिव एटीट्यूड उसके लिए बद्दुआएं जो करेंगे, कुछ नहीं किया, कामयाब नहीं रहा, उसको पीछे कर देंगे। आप देखिए ये दुनिया ने देखा, भाई इनो डॉक्टर है, इनो इंजीनियर है, इनो ये, इनके सबसे छोटे भाई पॉलिटिशियन है, कहाँ की कहाँ निकल गए। इनो स्पोर्ट्समैन है, लाखों करोड़ों में कमाई है। ऐसे भी हुआ ना, डॉक्टर साहब क्या कमा रहे हैं, 1-2 लाख महीना। इनके तो ऐसा है कि वो 1-2 मैच खेल लेते तो उससे कई गुना इनके सालों की इनकम ला लेते हो। तो ऐसा, तो आप अगर इनकम से ही जोड़ना था तो तकदीर में तो अल्लाह ने इसके भी लिखा और इसके भी लिखा है। मैं नहीं बोल रहा डॉक्टर जो बना गलत किया, जो पॉलिटिशियन बना वो अच्छा बना, पॉलिटिशियन गलत बना, नहीं। मैं बोलना चाह रहा हूँ हर किस्म के बच्चे आपकी क्लास में, हर बच्चा कुछ ना कुछ इंशाल्लाह बनेगा। शुरुआत में आपको नजर नहीं आएगा, पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी, लेकिन ये कुछ ना कुछ बनेगा। मैं टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में जाता हूँ तो टीचर्स को भी बोलता हूँ, हर बच्चे को आप इज्जत दो, इसलिए कि ये आगे चल के कुछ ना कुछ सब करेंगे, सब सब सब, कोई नाकाम नहीं रहेंगे इंशाल्लाह, सब करेंगे और आपके लाइफ में आपके सामने आएंगे। हम एक्चुअली एक बार ऐसा हुआ था, हमारे स्कूल के एक टीचर थे, वो बाद में प्रिंसिपल बन गए। प्रिंसिपल बन गए तो मैं जिस स्कूल से पढ़ा हूँ, हमारा एडमिनिस्ट्रेटर खाजी अली उसी स्कूल से पढ़े हुए हैं। तो एक दिन उनको बुला के पूछते, मेरा वहाँ लेक्चर रखे थे, फैज़ कहाँ बैठता था, क्या करता था क्लास में? तो बोले मैडम आपको याद नहीं होगा वो कहाँ बैठता था और क्या करता था, क्योंकि हमको भी याद नहीं कहाँ बैठता था और क्या करता। मतलब मैं लीस्ट उन लोगों में से था जिसको कोई याद करे कि बच्चा मेरा स्टूडेंट था, कोई बोले, आप समझे ना। लेकिन अब फ़ख्र करते हो लोग कि भाई हमारे पास पढ़े हुए कहाँ बैठे थे, पूछे तो उनको भी याद नहीं आएगा। लेकिन फ़ख्र करते हैं, दुआएं भेजते हैं, मुलाकातें करते हैं। हमारे एक टीचर थे, कल उनका एक बेटा आया हमारा हॉस्पिटल के इनॉग्रेशन में, बहुत दुआएं दिया कि अम्मी आपको दुआएं दे रहे हैं, हमारे आपके टीचर थे बायोलॉजी के, ये आपको पढ़ाया, उनको याद तो आप नहीं आ रहे, लेकिन वो बोले कि नहीं अब मेरे क्लास में होंगे अब। मतलब ऐसा हाल है लोगों का। तो उन्होंने लीस्ट समझाई, लेकिन मैं कह रहा हूँ हर बच्चा कुछ तो भी करेगा, वो आपको नहीं लाइफ में कब क्रॉस होंगे एक दूसरे से, लेकिन करने वाला है। आप समझे ना। जैसा हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, यूके में है, यूएस में, यूरोप में, गल्फ में है। अब हम जब भी जाते तो उन्हीं के घरों पे रहते, उन्हीं के साथ रहते, तो अब वो फ़ख्र करते कि भाई फैज़ साहब मेरे पास आए थे। दूसरे लोग उनके साथ पड़े हुए हैं, तुमसे हाथ मिला लेता मैं, तुमसे गले मिल लेता मैं, समझ रहे। लोग ऐसा भी करते, इतना भी रहता। या लोग दूर से कभी देखें तो वो भी कर रहे। अब हमारे एक बहुत नज़दीकी रिश्तेदार है, वो यूएस में थे, तो एक कुछ काम के सिलसिले में फ्रांस गए, तो वहाँ उनको कुछ हैदराबादी लोग मिले। अब ये बिल्कुल हमारे रिश्ते के साले हैं, और हमारे एक मेरे क्लासमेट वो है, तो उनको हैदराबादी लोग पूरा ग्रुप बना के बैठे, तो बातचीत करने लगे। तो वो एक साहब बोलने लगे एडवोकेट फैज़ को पहचानते, कुछ निकला वहाँ, तो हैदराबादी वाले 7 पले 7 बड़े एक महल्ले में रहे, ये हुआ हैदराबादी लोग, ये फलां हुआ। अब ये खाली दोनों बैठे, बोले अब सुन लो, खाली अब सिर्फ सुनने का मुकाम है और क्या है। सब होने के बाद उन्होंने बाजू लिए, बोले मैं उनका साला हूँ, बोले, और वो औरंगाबाद से हो। तो इतने वो पशेमान हो गए कि सॉरी, मतलब लोग रिलेशन नहीं है तो जोड़ना चाह रहे, कभी एक बार मिल लिए थे, देख लिए थे, ऐसा होता। तो हर बच्चा कुछ तो भी करेंगे, ये बात आप याद रखिए। टीचर को भी मैं करता हूँ, तो वैसे पेरेंट्स को बोलूँगा आपका हर बच्चा, या ख़ानदान के जिम्मेदारों को बोलूँगा आपका हर बच्चा कुछ ना कुछ करेगा। बस आपकी खालिश नीयत हो, आपका सही मोटिवेशन हो,
आप उस पर अच्छी और सही नज़र रखें और उसके लिए कसरत से दुआएं करते रहें, ये पहुंच जाएंगे अपने मुकाम को। बस समझ रहे ना, जो डॉक्टर बना वो भी मुकाम को पहुंचेगा, जो नहीं बना वो भी कहीं ना कहीं पहुंचेगा, कोई पीछे नहीं रहने वाला इंशाल्लाह। समझे ना। और अगर आप कमाई से जोड़ेंगे तो वो ठीक नहीं रहता कभी। कमाई से जोड़ कर देखना किसी चीज़ को, ये कभी भी दुरुस्त नहीं। अगर हम ऐसा करेंगे तो नौजुबिल्लाह वो सहाबा जिनकी इनकम कम थी उनको कमतर समझेंगे और जिनकी ज़्यादा थी उनको बेहतर समझेंगे। नहीं, वो तकदीर का रिस्क है, जिसको जितना मिला था। अभी नहीं बोलेंगे अच्छा पढ़ा तो अच्छा कमाया। कई लोगों ने अच्छा पढ़ा लेकिन नहीं कमा पाए, और किसी ने कुछ नहीं पढ़ा लेकिन क्या है, कितना कमा रहे, दिन रात भी अगर काउंट करे तो काउंटलेस मनी है उनके पास। तो इनके तालीम से उसका लेना देना था, वो तकदीर का पार्ट था। इंसान ने अपनी मेहनत किया, अल्लाह को जो देना था दिया था। तो लिहाजा वालिदैन काउंसलिंग करें, मैं समझता हूँ यही एक काम है। और कंठक मेहनत करते रहे अपने बच्चों की, और मेहनत कब से कब तक, उनकी पैदाइश से उनकी मौत तक, या फिर उनकी पैदाइश से अपनी मौत तक मामला चलता रहेगा इंशाअल्लाह।